तो भाई देखो, मात्र 2 दिन बचे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच होने में। लेकिन इस तीसरे टेस्ट मैच से पहले कुछ ऐसी बड़ी बड़ी खबरें सामने आई हैं, इसे सुन के तुम सच में चौंकने वाले हो। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि इस तीसरे टेस्ट मैच में ध्रुव जोरल को डेब्यू करने का मौका मिलेगा। केएस भरत को रूल आउट किया जाएगा, जिसे सुन के सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। क्योंकि देखो भाई, इस बात में कोई शक नहीं है कि केएस भरत इस इंडियन टीम के ऊपर एक बोझ थे और कुछ नहीं। हाँ, मालूम है मेरे को कड़वा लग रहा होगा ये सुनने में, लेकिन भाई सत्य है, इसीलिए कड़वा लग रहा है। लगभग केएस भरत ने पता है 12 इनिंग इंडिया के लिए खेली है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन इन 12 इनिंग में से एक भी इनिंग में केएस भरत एक अर्धशतक तक नहीं मार पाए हैं। तो मेरे हिसाब से भाई इनको निकालने का टाइम आ चुका था और अब इनके बारे में भविष्य में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। निकल यहां से, निकल यहां से, निकल। तो हम बस उम्मीद करते हैं कि ध्रुव जोरल को तीसरे टेस्ट मैच में ये जो डेब्यू करने का मौका मिल रहा है, वो इस डेब्यू का फायदा उठाएं और कुछ रनों से भी कंट्रीब्यूशन दे दें। क्योंकि केएस भरत ने तो कह दिया था भाई देखो, कीपिंग करेंगे, रन वगैरह को लेके तो मेरे से उम्मीद करना ही मत। दूसरी खबर इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को लेके ये आती है कि बुमराह कंफर्म यहां पे तीसरा टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, लेकिन ये भी कंफर्म है कि बुमराह चौथा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। चाहे तीसरे टेस्ट मैच का रिजल्ट जो भी आए, चाहे इंडिया हारे चाहे इंडिया जीते, लेकिन बुमराह को ऑलरेडी ये अनाउंस कर दिया गया है कि वो चौथे टेस्ट मैच में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा आवेश खान को टीम से रिलीज कर दिया गया है, क्योंकि ये कंफर्म है कि वो तीसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। ऐसे में उनको एक लंबा वक्त हो जाएगा बिल्कुल भी क्रिकेट खेले हुए। तो ऐसे में उनसे कहा गया है कि अभी आप चले जाइए, तीसरे टेस्ट मैच में आपकी कोई जरूरत नहीं है। उनको भेज दिया गया है थोड़ा क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। बाकी इसके अलावा एट लास्ट एक और खबर सामने आई है कि जो तीसरा टेस्ट मैच राजकोट में खेला जाना है, यहां पे जो पिच है ये एक स्लो टर्नर पिच है, मतलब बहुत ज्यादा यहां पे टर्न देखने को नहीं मिलेगी। यही रीजन है कि बुमराह, जिनको पहले तीसरे टेस्ट मैच में रेस्ट देने के बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन राजकोट में थोड़ा सा सिक्का जो चलेगा वो पेसर्स का चलेगा। ऐसे में बुमराह टीम में शामिल ना हो तो नुकसान हो जाएगा ना। बाकी अब आती है सबसे बड़े मुद्दे की बात, क्योंकि कल के दिन बीसीसीआई ने लगभग सारे क्रिकेटरों को एक ऐसी वार्निंग दी है ना, जिससे आने वाले वक्त में बहुत हद तक इंडियन क्रिकेट ट्रांसफॉर्म होने वाला है। और कसम से ये जो वार्निंग दी गई है, मैं तो इस वार्निंग से बहुत ज्यादा खुश हूं। अब ये वार्निंग क्या है वो जानने से पहले मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं कि भाई अभी के भी जाइए, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि भाई ये जो वार्निंग है ना, ये बहुत ही स्वीट सी वार्निंग है। अगर तुम इस वार्निंग से डर के वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, या फिर जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर तुमको दिख रहा है उस पर डीएम करके उनसे प्रेडिक्शन उठा के अपनी फैंटेसी टीम बनाओगे, उनकी प्रेडिक्शन के बेसिस पे तुम प्रेडिक्शन करोगे, जब पैसा कमाओगे तो भाई फायदा तो तुम्हारा ही होगा ना। तो इसको चाहे वार्निंग समझ लो, रिक्वेस्ट समझ लो, ऑर्डर समझ लो, जो तुम्हें समझना है समझ लो, बस फायदा देखो तुम्हारा होना है, इस बात को भी समझ लो। हमारा फायदा होता है इसलिए तुमको बताते हैं। बाकी तुम समझदार हो, तुमको अपने फायदे की बात समझ में आई तो बढ़िया, नहीं समझ में आई तो तुम्हारी मर्जी। तो अब बात करते हैं उस स्पेशल वार्निंग के बारे में जो इस वक्त पे बीसीसीआई ने लगभग हर क्रिकेटर को दे डाली है। बीसीसीआई ने यहां पे क्लियर ऐलान कर दिया है कि देखिए, अगर आप नेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं है, यानी अगर आप मेन टीम के साथ नहीं खेल रहे हैं, उनके साथ ट्रेवल नहीं कर रहे हैं सीरीज में, तो आपको या तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा, या फिर अगर आप इंजर्ड हैं तो आपको एनसीए में रहना होगा। इसके अलावा कोई भी क्रिकेटर, कोई भी सीरियस मेन क्रिकेटर यहां पे कुछ और करते हुए नजर आता है तो उसकी लंका लगने वाली है। जबरदस्ती का नाटक बीसीसीआई को नहीं चाहिए। भाई देखो, मेन टीम का हिस्सा नहीं हो तो जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, और अगर इंजर्ड हो तो शांति से एनसीए में जाओ, वहां रिकवर होते हो तो वापस डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के उसके बाद ही मेन टीम में आओ। तो मैं तो भाई इस बात का पूरा समर्थन करता हूं। बाकी मैं बता दूं कि बीसीसीआई यहां पे बहुत ज्यादा नाराज है कुछ क्रिकेटरों के एटीट्यूड से, जो असल में बहुत ज्यादा आईपीएल का इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आईपीएल को खुद को डेडिकेट कर चुके हैं, और उसके चक्कर में वो रेड बॉल क्रिकेट को उतना महत्व भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने ये मान लिया है कि भाई अब मुझको टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं है, मेरा आईपीएल में मस्त खेल चल रहा है, वहीं से पैसा कमा रहा हूं, तो बस मुझको अपना सारा ध्यान वहीं लगाना है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि बात यहां पे बीसीसीआई वाले ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की कर रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भाई अगर मुझसे पूछो ना, मैं तो भाई सिंपल
सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला देता हूं कि जो भी नाटक करे ना भाई उसको आईपीएल खेलने ही ना दो। सीधे कह दो भाई जब तक तुम पूरे डेडिकेशन के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलोगे, वहां पे अपनी कमिटमेंट नहीं दिखाओगे, और उसके बाद अगर तुम मेन इंडियन टीम का हिस्सा हो उसके लिए कमिटमेंट नहीं दिखाओगे, तो भाई तुमको आईपीएल खेलने को नहीं मिलेगा। सीधा खत्म भाई आईपीएल से तुम। उसके बाद तुम खुद देखना कि कैसे ये दुम दबा के वापस आते हैं। खैर इन इंडियन प्लेयर्स की तो बीसीसीआई की इस वार्निंग के बाद अकल ठिकाने जरूर आ जाएगी, लेकिन कुछ लोग हैं यहां पे जिनकी अकल भाई बिल्कुल भी ठिकाने नहीं आ रही है। मैं बात कर रहा हूं इंग्लैंड के फॉर्मर विकेट कीपर एलेक्स स्टुअर्ट की, क्योंकि कल के दिन एलेक्स स्टुअर्ट एक इंटरव्यू के दौरान ऐसा बयान देते हैं कि कसम से मन करता है कान के नीचे दो लगा दूं। एलेक्स स्टुअर्ट कहते हैं कि देखिए ये हर कोई जानता है कि एमएस धोनी से तेज हाथ विकेट के पीछे किसी के नहीं चलते हैं, लेकिन मुझे ये कहने में बहुत गर्व हो रहा है कि बेन फोक्स ने एमएस धोनी को भी पीछे छोड़ दिया है जब बात आ जाती है विकेट के पीछे क्विकेस्ट होने की। एलेक्स स्टुअर्ट कहते हैं कि हाँ ये सत्य है कि एमएस धोनी जब स्टंपिंग्स करते थे, जब विकेट के पीछे से बॉल कलेक्ट करते थे तो वो काफी क्विक थे, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर धोनी क्विक हैं तो बेन फोक्स क्विकेस्ट हैं। मैं इस मूर्ख इंसान से बस इतना कहना चाहूंगा भाई जिस दिन तुम्हारा ये बेन फोक्स 0.08 सेकंड के अंदर स्टंपिंग कर देना कोई, उस दिन ये बातें करना, तब तक चुप चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? तो अब जब एमएस धोनी की बात निकल ही आई है, मैं बताना चाहूंगा कि हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी से एक इवेंट के दौरान वो सवाल पूछा जाता है जो सवाल मेरे हिसाब से इस वक्त पे दुनिया का हर क्रिकेट फैन धोनी से पूछना चाहता है कि आखिर कोई भी प्लेयर आपके अंडर आता है तो इतना गजब का उसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को कैसे मिल जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला व्यक्ति ये भी कहता है कि चाहे हम एक समय में शेन वॉटसन की बात कर लें या फिर करंट में या फिर हाल ही में हम अजिंक्य रहाणे का एग्जांपल ले लें, ये सब आखिर सीएसके में आते ही ऐसे बदल कैसे जाते हैं, इनका क्रिकेट इतना बेहतर कैसे हो जाता है। तो इस सवाल के जवाब में एमएस धोनी कहते हैं कि देखिए अगर मैं आपको इस सवाल का जवाब दे दूं, अगर मैं इसके पीछे का सीक्रेट बता दूं, तो शायद लोग मुझको पूछना ही बंद कर देंगे, लोग मुझको अपनी टीम में हायर करना ही बंद कर देंगे। तो मैं इस सीक्रेट को अपने तक ही रखना चाहूंगा जैसे बड़ी कोला कंपनीज करती हैं, ताकि आने वाले वक्त में लोग मुझको पूछते रहें। अब देखो वैसे तो एमएस धोनी ने यह बात थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में कही थी, लेकिन अगर हम इन्हीं बातों का सार निकालें तो आसान भाषा में धोनी बस ये कहना चाह रहे थे कि बेटा देखो अगर सिर्फ शब्दों से पता चल जाता कि इसके पीछे का सीक्रेट क्या है, कैसे हमारे अंडर प्लेयर इतने भौकाली तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो हर कोई धोनी ना बन गया होता। अब भाई देखो ये बात सुन के सीएसके फैंस तो काफी खुश हो गए होंगे, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं ना वो सुन के आरसीबी फैंस भाई बहुत दुखी होने वाले हैं। क्योंकि देखो आरसीबी फैंस को ऑलरेडी पता होगा कि उनका एक बॉलर ऑलरेडी इंजर्ड होने के कारण लगभग रूल आउट हो चुका है आईपीएल 2024 से। उस बॉलर का नाम है टॉम करन, जिसके रिप्लेसमेंट को लेके भी काफी ऑप्शंस यहां पे आते रहते थे कि आरसीबी जिमी नीशम को पिक कर सकती है। बीच में तो यह भी खबर आई थी कि शमार जोसेफ को ले सकती है, लेकिन लखनऊ ने कहा कि भैया हम ही ले लेते हैं क्योंकि हमें ज्यादा जरूरत है, हमारे तो मेन बॉलर मार्क गुडी चले गए हैं। लेकिन आरसीबी के साथ केस तो यह है कि उनके पास कोई मेन बॉलर ही नहीं है। हाँ अगर सिराज को थोड़ा सा किनारे कर दें तो कुछ है ही नहीं असल में। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आरसीबी पे दुखों का पहाड़ एक बार फिर से टूट पड़ा है, क्योंकि आरसीबी के बॉलर रीस टॉपली भी इंजर्ड हो चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो भी यहां पे आईपीएल मिस कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में रीस टॉपली को इंजरी के चलते पीएसएल से भी रूल आउट कर दिया गया है। तो ऐसे में कंफर्म ये माना जा रहा है कि रीस टॉपली आईपीएल 2024 में आरसीबी के लिए खेलते हुए ना दिखें। अब अगर आप रीस टॉपली के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं या फिर सोच रहे हैं कि क्या सच में इसके जाने से आरसीबी को कोई नुकसान हो सकता है, तो आओ यार तुमको एक सेकंड के अंदर नंबर्स बता देता हूं, तुमको इस बात का अंदाजा खुद लग जाएगा। जहां तक बात आती है आईपीएल की, तो रीस टॉपली ने आरसीबी के लिए मात्र एक मैच में हिस्सा लिया था। उस एक मैच में 12 बॉल डाली थी, 14 रन दिए थे और एक विकेट लिया था, जो कि एक डिसेंट सी परफॉर्मेंस है। लेकिन एक मैच से क्या ही अंदाजा लगता है। तो आओ यार ये देख लेते हैं कि रीस टॉपली ने इंग्लैंड के लिए जितना क्रिकेट खेला है उसमें आखिर क्या
उखाड़ा है। 25 टी20 मैच में 28 विकेट लिए हैं, 26.25 की एवरेज रही है और 8.2 की इकोनॉमी रही है, जो कि डिसेंट परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है। तो अगर यहां पे हमें इस बात का एनालिसिस करना ही होगा कि रीस टॉपली के जाने से आरसीबी को नुकसान होगा या नहीं होगा, तो भाई देखो नुकसान तो होगा, क्योंकि आरसीबी के पास जैसा मैंने कहा कि ऑलरेडी कोई बहुत बेहतरीन ऑप्शंस नहीं थे। जो डिसेंट से ऑप्शंस थे उनका भी चला जाना नुकसान तो करता ही है ना। और देखो मार्केट में भी इस समय इतने अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं कि अगर रीस टॉपली का रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़े तो कोई अच्छा प्लेयर मिल जाए। फिलहाल शमार जोसेफी एक ऐसे प्लेयर थे, लेकिन लखनऊ ऑलरेडी उनको ले चुकी है, तो ऐसे में आरसीबी को दिक्कत तो होने वाली है। वैसे भाई सच सच बताना कि कौन कौन है जो आईपीएल 2024 में पूरी कट्टरता के साथ आरसीबी को सपोर्ट करने वाला है। भाई जो भी है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। बाकी जैसा मैंने कहा, जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके डीएम कर लेना, मस्त फ्री में प्रेडिक्शन उठा लेना, आज के सारे मैचेस की मस्त फैंटेसी टीम बना लेना, मस्त प्रेडिक्शन करके पैसे कमा लेना। लेकिन वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।